हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपको आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। और चैप्टर नंबर 2 जो हमने पढ़ाया था, थोड़ा सा वहां से शुरुआत करेंगे इसकी। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था बहुपद। तो बच्चों, बहुपद जो हमारे पास था, बहुपद बहुपद जो हमारे पास था, वो बच्चों हमारे पास, हमने बताया था कि घातों के आधार पर जो बहुपद होते थे वो 3 तरह के होते थे। किसके आधार पर? घातों के आधार पर बहुपद 3 तरह के होते थे। एक होता था बच्चों रैखिक बहुपद, एक होता था बच्चों द्विघातीय बहुपद, और एक होता था बच्चों आपका त्रिघातीय बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होता था? जिस बहुपद की जो सबसे बड़ी घात थी, या बहुपद की जो घात थी, अगर वो होती थी 1, तो हम कहते थे रैखिक बहुपद। अगर बहुपद की घात जो थी, अगर जो घात थी, जो पावर थी, अगर जो होती थी 2, तो हम कहते थे द्विघातीय बहुपद, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर घात जो सबसे बड़ी होती थी, अगर वो 3 होती, तो हम कहते क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब त्रिघातीय बहुपद। ठीक है बच्चों। अब रैखिक बहुपद का जो सामान्य रूप या जनरल फॉर्म जो होती थी, वो होती थी बच्चों ax प्लस बी। और द्विघातीय बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो सामान्य रूप, जो जनरल फॉर्म होता था बच्चों, वो होता था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी तरह बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघातीय बहुपद का जो सामान्य रूप मतलब जनरल फॉर्म जो होती थी, वो होती थी बच्चों ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये अब बच्चों हमको, अगर मैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, इसको इसको बच्चों मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि बच्चों जो हमारा अब जो चैप्टर का नाम है बच्चों, वो है द्विघातीय समीकरण या द्विघात समीकरण। क्या है बच्चों? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है बच्चों। ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों, एक मिनट, सॉरी बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है चैप्टर का नाम। अब आगे बढ़कर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका बच्चों। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? यही जो आपके सामने द्विघात बहुपद या द्विघातीय जो बहुपद है, इसी में जब बच्चों हम क्या करेंगे, इसी को जब हम इस तरह से लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो बच्चों अब जो आपके सामने है, इसी को बच्चों हम कहते हैं द्विघात समीकरण। इसी को बच्चों हम कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। यहां पर बच्चों अगर मैं बात करूं कि जब हम बहुपद पढ़ते थे, जैसे ये हमारा बहुपद है द्विघातीय बहुपद, जब हम द्विघातीय बहुपद पढ़ते थे, जो हमारा सेकंड चैप्टर था, उसमें बच्चों जो x के, जो यहां पर जो ये x हैं, इन x के मान को, ठीक है बच्चों, x का जो हम मान निकालते थे, x के मान को बच्चों हम कहते थे वहां शून्यक। क्या कहते थे हम? x के मान को वहां शून्यक कहते थे। और यहां पर बच्चों हम x के मान को कहेंगे क्या? मूल। x के मान का ही नाम अब हो जाएगा मूल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों रूट। क्या कहते हैं? रूट बच्चों। तो बच्चों इन बहुपद में, इन द्विघातीय बहुपद में जब हमने इक्वल लगा दिया, जब द्विघातीय बहुपद में हमने इक्वल लगा दिया,
तो हमने कहा द्विघात समीकरण। तो बच्चों हमने क्या कहा? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का असल में जो सामान्य रूप होता है वो यही है। द्विघात समीकरण के इसी रूप को हम कहते हैं सामान्य रूप। अब द्विघात समीकरण के रूप ऐसे ऐसे हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकता है? ax की पावर 2 बराबर 0, ये भी द्विघात। यहां पर भी जो मैक्सिमम घात है वो कितनी है? 2 है। जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 2 है। और बराबर यहां भी लगा हुआ है। तो ये भी बच्चों क्या है आपके सामने? जो ये है वो क्या है? ये है बच्चों द्विघात समीकरण। क्या है बच्चों आपके सामने? द्विघात समीकरण। ये बच्चों आपके सामने है द्विघात समीकरण। इसी तरह बच्चों अगर मैं आपके सामने लिख दूं ax स्क्वायर प्लस bx बराबर 0, तो ये जो आपके सामने समीकरण आया, ठीक है ना, वैसे तो ये बहुपद था, ठीक है, वैसे तो बच्चों ये बहुपद है। अगर मैं इतने की बात करूं, अगर मैं बच्चों आपसे इतने की बात करूं बच्चों, तो ये तो है बहुपद। तो बच्चों ये बहुपद है। इतने की बात करूं तो ये बहुपद है। और बराबर लगाकर अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये हो जाता है फिर समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण। अभी बच्चों ये क्या? द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। और अब बच्चों ये हो गया द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो बच्चों ये क्या है? द्विघात समीकरण। इसी तरह बच्चों हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये तीन रूप का द्विघात समीकरण आपके सामने हो सकता है। ये भी बच्चों क्या है? द्विघात समीकरण है। ये भी बच्चों द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का जनरल जो रूप होगा, सामान्य जो रूप होगा, वो तो बच्चों यही वाला है, यही वाला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये बच्चों द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है, सामान्य रूप है बच्चों ये। और यहां पर बच्चों जो यहां पर a और b और c जो आ रहे हैं, जो ये a है और ये b है और ये c है, ये a और b और c बच्चों ये कांस्टेंट है। और कैसे कांस्टेंट है? a, b, c, ये कांस्टेंट है। इतना तो आपको पढ़ाया जाता है 9th में, 10th में और उससे पिछली क्लासेस में कि बता दिया जाता है कि ये चीज कांस्टेंट है। यहां आपको बताया जा रहा है कि a, b, c कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, कांस्टेंट। और यहां पर आपका कांस्टेंट क्या हो सकता है? यहां पर जो आपका कांस्टेंट होगा वो रियल नंबर होगा। क्या होगा? कांस्टेंट जो होगा बच्चों वो आपका होगा रियल नंबर। क्या है ये? अचर है। a, b, c क्या है? अचर है। और अचर कहां से होंगे? वास्तविक संख्याओं से होंगे। अचर कहां से होंगे? वास्तविक संख्याओं से होंगे। और खास बात यह है यहां पर कि असल में ये कांस्टेंट जो है, इसी को आगे 11th 12th में बड़े अच्छे से समझाया जाता है कि असल में जो a, b, c है वो है ABC। क्या है? इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है बच्चों ये। तो यहां पर बच्चों आपको बात ये बताई गई कि इन तीन कंडीशन में, ये जो आपको तीन कंडीशन दिख रही हैं, क्या है ये? द्विघात समीकरण। क्या है ये? द्विघात समीकरण। क्या है ये? द्विघात समीकरण। इन द्विघात समीकरण में a, b, c क्या होंगे? अचर होंगे। और अचर क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होते हैं। a, b, c बच्चों क्या है? क्या है बच्चों? ये है अचर। क्या है बच्चों? अचर पद। अचर पद का मतलब ये जो हुए आपके वो हो गए वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हो गई। लेकिन एक बात है, शर्त एक है कि a कुछ भी हो जाएगा वास्तविक संख्या में से, ठीक है। a जो है a, b, c कुछ भी होंगे वास्तविक संख्याओं में से। a, b, c वास्तविक संख्याओं में से कुछ भी होंगे का मतलब ये हुआ कि 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इधर भी, और -1, -2 और डॉट 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 इधर भी। इनमें से मतलब 0 और 1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर हैं, उनमें से भी a, b, c कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक खास बात फिर भी यहां पर है कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो फिर यह द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं। क्योंकि द्विघात समीकरण की सबसे बड़ी जो शर्त है वो ये है कि चर की जो सबसे बड़ी घात होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। चर की जो सबसे बड़ी घात हो वो 2 होनी चाहिए, 2, ठीक है, तभी वो द्विघात समीकरण बताया जाएगा। अब बच्चों एक बात सोचो आप कि अगर आपके सामने है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर बच्चों यहां पर ए की वैल्यू अगर बच्चों आपने 0 पुट कर दी, अगर बच्चों ए की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी, तो ए जब यहां पर 0 होगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिखोगे, प्लस सी बराबर 0 लिखोगे। तो बच्चों 0 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब ये तो 0 ही हुआ, तो बचा कौन, बचा बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और बच्चों ये जो आपका है वो द्विघात समीकरण नहीं है, बल्कि ये हो जाएगा बच्चों आपका रैखिक समीकरण। ये बच्चों आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका रैखिक समीकरण। मतलब फिर द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। तभी तो बताया जा रहा है कि a b c अचर हैं। अचर कहां से आते हैं, सारी वास्तविक संख्याएं ही अचर हैं। तो बच्चों यहां पर होगा क्या कि a जो है वो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन 0 को छोड़कर। अगर 0 हो गई तो फिर बच्चों क्या होगा कि वो द्विघात समीकरण ना रहकर फिर वो रैखिक समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, फिर वो रैखिक समीकरण हो जाएगा। यहां तक बच्चों आपको बात समझ में आना चाहिए। ये आपका मोटा मोटा इंट्रोडक्शन है किसका बच्चों, चैप्टर नंबर 4 का, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ओके बच्चों, यहां तक बात समझ लीजिएगा आप।